जैसा आप जानते हैं कि एसएससी के सीजीएल एग्जाम में लगभग 60 दिन आपके पास बचे हैं। इन 60 दिनों में आपको कैसे पढ़ना है, इन सब चीजों पे हम बात करेंगे। तो आज मैं आपको एग्जाम पैटर्न, जो सारा सिलेबस है, हर सब्जेक्ट को पढ़ने की हम रणनीति पे बात करेंगे और टॉपर्स का क्या तरीका होता है पढ़ाई करने का, वो किन बातों का ध्यान रखते हैं, इन सब चीजों को हम समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बहुत काम का ये आपका वीडियो है और जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बातें आपको जनरली एक साथ कोई भी नहीं बताता है। इसलिए अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। देखिए, हमने जून महोत्सव में भी बहुत सारी चीजें एसएससी के विद्यार्थियों के लिए की है। आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। एसएससी के नोटिफिकेशन का वीडियो भी यूट्यूब पर उपलब्ध है और इस जून में 8 के आसपास एसएससी के नोटिफिकेशंस आने हैं। मतलब जितनी भी महत्वपूर्ण भर्तियां हैं एसएससी की, वो सब इसी महीने में आ रही हैं, जिसमें सीजीएल एक है। तो आपको वैसे पता ही है कि फॉर्म भरना इसके स्टार्ट हो चुके हैं, है ना। 4 जुलाई इसकी लास्ट डेट है और इसका जो आपका टीयर 1 होना है वो 13 अगस्त से शुरू होगा, जो 30 अगस्त तक चलेगा। टोटल इस बार 14,582 वैकेंसीज है। हालांकि वैकेंसीज बढ़ जाएगी, तो आप इसकी बिल्कुल चिंता ना करें। वैकेंसीज 100% बाद में आपको बढ़ती हुई दिखेगी। इसमें आपको पता है कि टीयर 1 होता है, टीयर 2 होता है और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। 18 से 32 उम्र है, कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन अलग और ग्रेजुएशन इसके लिए मान्य रहता है। जो आपका टीयर 1 है, इसमें इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, इन सब के 25-25 क्वेश्चंस होते हैं, यानी 100 क्वेश्चंस, 200 नंबर का पेपर और आपके 1 घंटे का ये पेपर होता है, 60 मिनट का। और 0.5 की मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग यहां पर होती है, ठीक है। और इसकी तैयारी के लिए भी सारा हमारा एक नया फाउंडेशन बैच शुरू हो रहा है। आप अगर अभी तो खैर 2 महीने, लेकिन आप चाहते हो कि अगले एसएससी के एग्जाम्स को सीरियसली मतलब सीरियसली उन एग्जाम को दे पाए और अच्छे से तैयारी हो जाए, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। उसकी जानकारी मैं लास्ट में दूंगा। समर्पण नया बैच हमारा शुरू हो रहा है, बहुत कम फीस में, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी की, कि आपको किस विषय को लेकर क्या करना चाहिए। देखो, मेंस में फिर अलग चीज हो जाती है। मेंस में आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, साइंस के साथ फिर कंप्यूटर आपका जुड़ जाता है, टाइपिंग टेस्ट वहां पर होता है, तो उसकी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल क्योंकि हमारे सामने अभी प्रीलिम्स है, तो हम केवल प्रीलिम्स को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि वो अगर हमारा कदम पार होता है, इससे हम आगे बढ़ते हैं, तब हम फिर मेंस और बाकी चीजों पे काम कर सकते हैं। आपको एक चीज समझनी है कि सबसे महत्वपूर्ण अगर 2 विषय की बात करूं तो वो है मैथ्स और रीजनिंग। ये दोनों स्कोरिंग है, जिनसे आप बहुत अच्छे नंबर और अपना अच्छा स्कोर आप इनसे खींच सकते हो। अब मैथ्स में भी भाई देखो, आपको किसी भी सब्जेक्ट को, जैसे पर्टिकुलर मैथ्स की हम बात करें, तो आपका पढ़ने का तरीका यह होना चाहिए। सबसे पहले टॉपिक वाइज आपको बेसिक क्लियर करना है, उनके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझना है और इजी इजी जो क्वेश्चंस हैं वो आपने सॉल्व करे। फिर धीरे धीरे आप क्या करेंगे, मिक्स क्वेश्चंस लगाना चालू करेंगे, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। फिर आप एफएलटी लगाना चालू कर देंगे, है ना। और उसके बाद आपका रिवीजन और जो प्रैक्टिस है वो सारी चीजें चलती रहेंगी। विनर्स की फॉर्मूला बुक भी है, आप उससे भी सारा पूरा कॉन्सेप्ट और चैप्टर्स का रिवीजन कर सकते हो। मैं हमेशा पूरी प्रक्रिया, पूरी पढ़ाई की प्रोसेस को 3 हिस्सों में बांटता हूं, जिसको हम LRP कहते हैं। L मतलब होता है लर्न, R का मतलब होता है रिवीजन, P का मतलब होता है प्रैक्टिस। पहले सीखिए, उसका रिवीजन करते रहिए और प्रैक्टिस करिए। इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करना है। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, लर्न, रिवीजन, प्रैक्टिस। तो सबसे पहले आपको एक चीज यह समझनी है, मैथ्स बेसिकली 3 हिस्सों में बटा होता है। एक है आपका अरिथमेटिक, एक है आपका एडवांस और एक है आपका कैलकुलेशन, जिसको मैं आगे आपको समझाऊंगा, है ना। ये तीनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है और बच्चे कई बार प्रिपरेशन की जर्नी में इसको समझ ही नहीं पाते कि इन सब्जेक्ट्स का क्या रोल होता है। देखो, अरिथमेटिक जनरली बहुत इजी होता है और बहुत ज्यादा ये कनेक्टेड होता है, मतलब एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर्स कनेक्टेड होते हैं, तो अरिथमेटिक जनरली बच्चों को इजी पड़ता है। एडवांस में क्या होता है कि इसमें याद रखने की चीजें बहुत ज्यादा है, फॉर्मूले बहुत ज्यादा हैं, तो यहां पे आपको रिवीजन ज्यादा करना पड़ता है। यहां पे टाइप्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है अरिथमेटिक की तुलना में। तो आप पहले शुरुआत करोगे अरिथमेटिक से, उनके कॉन्सेप्ट्स, उनके फॉर्मूले, उनके शॉर्टकट्स, सब चीजों को करोगे। और क्योंकि अब तो आपके पास 60 दिनों का समय है, तो अभी तो आप, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप अभी तो तैयारी शुरू कर नहीं रहे होंगे, क्योंकि इतने कम समय में आप पूरा सिलेबस कवर नहीं कर पाओगे। ये जो एग्जाम है ये सिर्फ उन विद्यार्थियों के लिए है जो अगस्त में हो रहा है, आपके 13 अगस्त से, जो पहले से पढ़ रहे हैं। जो अब शुरू करेंगे उन्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है।
कुछ भी आप 2 महीने में मतलब ठीक ठाक पढ़ लोगे, लेकिन जीरो लेवल से आज तक आपने प्रिपरेशन नहीं करी तो आपको बिल्कुल भी इस एग्जाम को अभी सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सिलेबस कवर करना ही अपने आप में 6 से 8 महीने की प्रक्रिया है। तो जो पहले से पढ़ रहे हैं वो बाजी मारेंगे, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस और बाकी चीजों पे काम करना है। आप बेसिक पढ़ोगे तो आप बहुत पीछे हो अभी, ये फैक्ट है। मैं आपको मतलब कोई सपना नहीं दिखाना चाहता हूं, ये बिल्कुल फैक्ट है। और आप एक बार सिलेबस और सारी चीजें देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो हम अभी ज्यादातर उन विद्यार्थियों के लिए बात कर रहे हैं जो पहले से सब कुछ पढ़ चुके हैं, है ना। तो अरिथमेटिक और एडवांस में भाई, अरिथमेटिक हो या एडवांस हो, आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, एक ही चीज आपको पार लगाएगी, और वो है लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हम करेंगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। और आपको हमेशा पीवाईक्यू की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस का पैटर्न और क्वेश्चंस बल्कि रिपीट हो जाते हैं थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आने वाले 2 महीने में जितने एफएलटीज लगा सकते हो, जितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगा सकते हो, जितने मॉक लगा सकते हो लगाओ, उनको लगाओ, उनको बहुत अच्छे से एनालाइज करो। और हमने यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिख दी हैं, तो मैं इन सब चीजों को पढ़ के नहीं बता रहा हूं, क्योंकि ये सब यहाँ लिखा हुआ है। वीडियो को रोक के अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपके काम की बहुत चीजें यहाँ पर हमने लिखी हैं, ठीक है। एडवांस मैथ्स में हमने कुछ चीजें यहाँ पे बताई हैं, जैसे भाई मान लो ज्योमेट्री है, एल्जेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री है, मेंसुरेशन है। ये सारे ऐसे चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन सबको पढ़ने का अपना एक अलग तरीका है ना। जैसे अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ये टोटली डायग्राम बेस्ड है, आपको डायग्राम्स पे बहुत फोकस करना है, ठीक है, इसलिए आप उनको ड्रॉ करोगे। एल्जेब्रा है तो आपको इसके पैटर्न को पकड़ना है, ट्रिग्नोमेट्री है तो ये रेशो बेस्ड है, मेंसुरेशन है तो इसमें आपकी जो थिंकिंग है वो 2D और 3D बेस्ड जो डायग्राम्स होते हैं उन पर आपको करना पड़ेगा। तो हर चैप्टर को पढ़ने के लिए एक डिफरेंट अप्रोच लगानी पड़ेगी। उसके अप्रोच को ध्यान रखते हुए जब हम पढ़ेंगे तो उससे हर प्रश्न हमसे बनेगा। इसलिए हर चैप्टर को एक जैसे नहीं, सबकी अपनी अपनी अप्रोच और उनके कंसेप्ट्स को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। और ये चैप्टर्स मतलब एडवांस टोटल मैथ्स में लगभग 30 से ज्यादा चैप्टर्स होते हैं, लेकिन हर चैप्टर आपके लिए महत्वपूर्ण है। खासकर ये जो एडवांस के चैप्टर्स हैं ये तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद एक और चीज जिसको बहुत बच्चे अंडर एस्टिमेट करते हैं वो है कैलकुलेशंस। वो कैलकुलेशंस पे काम नहीं करते। तो भाई जैसे टेबल्स है तो आपको 30 तक के पहाड़े याद होने चाहिए, 50 तक के आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए, 30 तक के आपको क्यूब्स याद होने चाहिए। ये याद होंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि आपकी स्पीड कितनी इंप्रूव हो रही है। आप एक बार एक काम करिए, आपको डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। और आपको डेली कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप 15 मिनट का समय निकालिए, लेकिन पेन कम से कम चलाकर और ज्यादा से ज्यादा दिमाग चलाकर कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न सब बन जाते हैं, बस आपकी स्पीड कम रह जाती है। और स्पीड कम रहने का कारण है आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस में कमी। इसलिए कैलकुलेशंस को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है, बिल्कुल इसको हल्के में नहीं लेना है। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है और इसमें बच्चे पीछे रह जाते हैं। चीजें तो बन रही हैं लेकिन आंसर जल्दी नहीं आ पा रहा है, यह आपकी एक असफलता का बहुत बड़ा कारण होता है। इसलिए इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है ना। इसलिए अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए। और कैलकुलेशंस के लिए अभी हालांकि हमारा एक बैच भी स्टार्ट हो रहा है जो सीजीएल के एग्जाम के पहले खत्म हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन इंप्रूव करने के लिए 99 रुपए का हमने एक बैच लॉन्च किया है, जिसमें हम सारे चैप्टर्स कैलकुलेशंस के और कैसे आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो। तो आप चाहो तो विनर्स एप्लीकेशन पर वो ज्वाइन कर सकते हो। 1 जुलाई से उसकी क्लास में शुरू कर रहा हूं, ठीक है। अगला रीजनिंग है। जहां तक मुझे लगता है कि रीजनिंग में कोई दिक्कत होती नहीं है। रीजनिंग में तो आप बढ़िया प्रैक्टिस करो, और रीजनिंग में तो एटलीस्ट मतलब मैथ्स और रीजनिंग ऐसे विषय हैं जहां पे आप ज्यादा स्कोर अच्छा खींच सकते हो। तो ये तो प्रैक्टिस से बहुत आसानी से हो जाता है। पहले आसान टॉपिक्स जो हैं उनको आप करते जाओ, फिर जहां पे आपको लग रहा है कि ये थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं तो वहां पर फिर आप उनको या तो दोबारा पढ़ लो या उनकी और ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लो। बाकी रीजनिंग से रिलेटेड महत्वपूर्ण पॉइंट हमने यहां लिखे हैं, और इसमें मुझे आज तक कोई बच्चे ऐसे मिले नहीं है जो ये कहें कि सर इसमें दिक्कत आती है। जनरली सबसे बन जाता है। और अच्छी बात यह है कि स्कोरिंग है, प्रश्न जो है 25 प्रश्न केवल एक इसी विषय से आते हैं, तो ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, ठीक है। अगला जो है वो हमारा इंग्लिश विषय है भाई। अब इंग्लिश, आप इंग्लिश को इग्नोर करके सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। इंग्लिश आपको पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, चाहे वो टीयर 1 हो चाहे टीयर 2 हो। तो इंग्लिश इग्नोर नहीं करना है। अब इंग्लिश में 2 चीजें हैं, पहला है ग्रामर और दूसरा है वोकैबुलरी। पहले आप ग्रामेटिकल अपने सारे कॉन्सेप्ट, सारे चैप्टर्स को आप क्लियर करो जो कि आपने अब तक कर लिए होंगे। अब एक बार उनका रिवीजन स्टार्ट करो,
और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है डेली रीडिंग। ये आपको रोज करना ही चाहिए, चाहे कुछ हो जाए। इंग्लिश में डेली रीडिंग करना, इससे आपका ग्रामेटिकल पार्ट, आपका वोकैबुलरी पार्ट, आपका अंडरस्टैंडिंग पार्ट, हर चीज इंप्रूव होती है। और आपको पढ़ के ही समझ में आ जाता है कि भाई इस चीज का मतलब क्या है, यहां क्या गलती है। तो एरर फाइंडिंग हो, वोकैबुलरी हो, आइडियम्स फ्रेजेस हो, सिनोनिम एंटोनिम्स हो, एक एक चीज आपकी डेवलप होती है रीडिंग हैबिट से। तो आधा घंटा इंग्लिश आपको रोज पढ़ना चाहिए। और अभी तक नहीं पढ़ रहे तो अभी शुरू कर दो। आप आने वाले 2 महीनों के अंदर अंदर बहुत चेंज देखोगे अपने एग्जाम के पहले। आप विश्वास करके देखो इस टेक्निक पर। पढ़ना पड़ेगा आपको। शुरू में बोरिंग होता है क्योंकि समझ में नहीं आता है, बहुत सारे वर्ड्स ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी हैबिट में आता है चीजें बनने लगती हैं। तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी है। इंग्लिश रीडिंग पर आप फोकस करिए भाई, बहुत महत्वपूर्ण है ना। ग्रामर को कैसे आप अच्छा कर सकते हो, वोकैब को कैसे अच्छा कर सकते हो, रीडिंग के लिए क्या करना है, इससे रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट वर्ड्स और पॉइंट्स यहां पे आपके लिए लिखे हैं। इनको आप एक बार अच्छे से पढ़िएगा। मैं केवल जो इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं ना कि जो टू द पॉइंट बातें हैं, जो आप जिस पर आपको काम करना चाहिए, वो बता रहा हूं मैं। बाकी चीजें बहुत सारी हमने यहां पे लिखी है, आप इन सबको फॉलो करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा इसमें मिलने वाला है। ठीक है। इसके बाद अगला जो विषय है वो है आपका जीएस, जिसमें बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे डेटा होते हैं जो आपको याद करने होते हैं। और इसको मजबूत करने का एक ही तरीका है, बार बार लगातार रिवीजन। जितना रिवीजन आप करोगे, जितना इसको दोहराओगे, उतना ये मजबूत होगा, है ना। तो आप पहले इसमें, क्योंकि आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स सब पढ़ना है। तो हो सकता है कि आपके सारे विषय लगभग अच्छे हो या कुछ अच्छे हो। जो मजबूत हैं उन्हें और मजबूत करने पर काम करिए, लेकिन जो अभी कमजोर हैं या जिनको ज्यादा नहीं पढ़ा है उनको भी उस लाइन में लाइए। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, पहली प्रायोरिटी आपको हमेशा मैथ्स और रीजनिंग को देनी है, सेकंड प्रायोरिटी आपको इंग्लिश को देनी है, और लास्ट प्रायोरिटी आपको जीएस को देनी है। क्योंकि जीएस का कोई अंत नहीं है, और कितना भी पढ़ लो इसमें नए नए सवाल कभी खत्म नहीं हो सकते। लेकिन आप अच्छा स्कोर मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के दम पे ही खींच पाओगे, ये बात ध्यान रखना। इसीलिए पढ़ना सब है, ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर करना है, आपको यह भी पढ़ना है। लेकिन जितने अच्छे मार्क्स और जितना सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप मार्क्स बाकी 3 विषय में ला सकते हो, वो जीएस में जनरली सब बच्चे नहीं ला पाते हैं। तो पढ़ना है, लेकिन पहले अपनी ज्यादा मजबूती मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश पे करना है। जीएस में मजा ये होता है कि इसको पढ़ने से नई नई चीजें पता चलती हैं, तो बच्चों को इसको पढ़ने में मजा आता है। हमें मजे से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज देखनी है कि ये एक विषय नहीं है ना, ये करीबन 8 या 10 विषयों को मिलाकर 25 सवाल आएंगे। तो एक विषय से 2 या 3 ही सवाल आएंगे। आप इतिहास कितना भी पढ़ोगे 3 ही सवाल आएंगे। आप मैथ्स पढ़ोगे तो 25 सवाल आएंगे। आप ज्योग्राफी पढ़ोगे, ज्योग्राफी भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन 2-3 ही सवाल उससे आने हैं। तो हमें यह भी समझना है कि जीएस अपने आप में 8-10 विषयों के बराबर है। तो इसीलिए मजे से ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि स्कोरिंग क्या है। स्कोरिंग सब्जेक्ट्स को हमें पहले उठाना है, यह बात ध्यान रखना है। तो इसको भाई बार बार पढ़ के, बार बार रिवीजन करके ही आप अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ये बात आप ध्यान रखना। तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब चीजों को पढ़ने का अपना एक अप्रोच है। उस तरीके से आप पढ़ोगे, नोट्स से आप पढ़ोगे, डिस्कशन करके पढ़ोगे, डायग्राम्स, चार्ट्स, मैपिंग के माध्यम से पढ़ोगे, तो बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। तो या तो वैसे नोट्स हो या वैसी बुक्स हो। जैसे विनर्स की आप अगर बुक्स देखोगे ना, हमारी साइंस की, जीएस की, तो हमने बहुत अच्छे से डायग्राम्स, मैप्स के माध्यम से समझाया। वो बुक्स आपके पास जरूर होनी चाहिए। नहीं है तो आप जीएस और साइंस की ब्रह्मास्त्र, हमारी 2 किताबें हैं, वो आप बुलाइए, बहुत अच्छे से उनमें सारी चीजें समझाई हुई है। आखिरी समय में आपको रिवीजन में बहुत हेल्प आएगी। और जीएस में तो 6000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो एसएससी और सभी एग्जाम्स को लेकर हमने बनाई है। नई किताब अभी लॉन्च की है, वो आपके पास जरूर होनी चाहिए। अपने आप में बेहतरीन बुक है वो। ठीक है। इसके बाद भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, वो है मॉक टेस्ट, जो मैं पहले बता चुका हूं। टेस्ट लगाओ, उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करो, क्या सही है क्या गलत है, और फिर उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लो। ये बात ध्यान रखना। टेस्ट को इग्नोर करना ही मत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और शुरू में नंबर कम आते हैं, धीरे धीरे आपके नंबर बढ़ने लगते हैं जब आप लगातार टेस्ट लगाते हो। इसलिए पहले टेस्ट लगाइए, अच्छे से एनालिसिस करो, गलतियों पर काम करो और उन पर एक्शन लो। आपको समझ में आएगा कि मेरा कौन सा टॉपिक गड़बड़ हो रहा है, किस पर और काम करने की जरूरत है, किसको और सुधारना है। इसके अकॉर्डिंग आप उस पर काम करना शुरू करेंगे। तो इसलिए इसको वाकई बहुत अच्छे से करना है, हल्के में नहीं लेना। ठीक है।
इसके अलावा आपको कुछ टॉपर्स के पॉइंट्स और बता देता हूं जो वो चीज ध्यान रखते हैं, ठीक है। जैसे हर सवाल में मेथड्स या हर सवाल को लॉन्ग मेथड से नहीं किया जाता है। आजकल एसएससी में से बहुत सारे सवाल आते हैं कि जहां पे आप ऑप्शन से देखकर, यूनिट डिजिट से देखकर, डिजिटल सम से, या बस फिगर्स को आप देख लेते हो कि यार मल्टीपल्स की ये 11 के पहाड़े में कौन सा आंसर आ रहा है। हम कई बार पढ़ाते हैं तो आप समझ पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो टॉपर्स यूज करते हैं। हर प्रश्न को सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, लगभग 30-40% सवाल बस देखकर और ऑप्शन से सॉल्व हो जाते हैं। वो टेक्निक सीखनी है, उस पर काम करना है, और पहले तो इसको जानो और उसके बाद उसको रोज टेस्ट या जब भी क्वेश्चन लगाओ तो प्रैक्टिस करो, आप उसके भी एक्सपर्ट बनते जाओगे, ठीक है। फिर एसएससी के आपको पीवाईक्यू में बता चुका हूं कि पैटर्न्स रिपीट होते हैं तो पीवाईक्यू लगाना है। टॉपर्स पीवाईक्यूज छोड़कर नहीं जाते बिल्कुल भी। डायग्राम बनाकर, नोट्स बनाकर, अच्छे से प्रैक्टिस करके सारे सब्जेक्ट्स को याद करते हैं, है ना। मैं आपको रिवीजन, एक चीज और है कि बहुत सारे बच्चे रिवीजन को इग्नोर करते हैं, क्या पढ़ा है क्या है, वो सोचते बस नया पढ़ते जाओ, लेकिन आप जो पढ़ा है उसको रिवीजन नहीं करोगे वो मजबूत नहीं होगा। तो आपको जो पढ़ा हुआ है उसको समय समय पे रिवीजन करना है ताकि वो याद रहे और उससे कोई भी सवाल बने तो वो आपसे एग्जाम में सॉल्व होना चाहिए। इसलिए जो पढ़ा है उसको याद रखना आपके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है और वो रिवीजन से ही अच्छी हो पाती है ना। इसके बाद अपने नोट्स तो भाई बनाने ही चाहिए अनडाउटली, और डिस्ट्रैक्शन से आप एटलीस्ट मतलब हमेशा ही दूर रहें, लेकिन आने वाले 60 दिन मोबाइल, रील्स, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, दोस्तों से बातचीत, मूवी देखना, घूमने जाना, त्योहार मनाना, ये सब व्यवधान हमेशा चलते रहेंगे। लेकिन अगले 60 दिन अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से रोक लो और पूरा फोकस जो है, लेजर लाइट फोकस जो है, वो आप अपनी स्टडी पे लगा दो, क्योंकि आपकी जिंदगी के लिए ये एग्जाम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको हल्के में नहीं जाने देना है ना। इसके अलावा मैं हमेशा कहता हूं कि आपका एक मंथली टारगेट होना चाहिए भाई, कि मैं इस महीने क्या करना चाहता हूं। उस मंथली टारगेट को आप वीक में डिवाइड करो और वीक के बाद उसको आप डेली में डिवाइड करो कि मुझे रोज क्या करना है। रोज के टारगेट सेट करो और उन्हें रोज अचीव करो, सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी है। क्योंकि कई लोग कोई टारगेट्स नहीं होते, पढ़े जा रहे हैं, आज ये मन हो रहा है, कल कुछ और मन हो रहा है, परसों मन ही नहीं हो रहा है, चल रहा है बस काम। ऐसी पढ़ाई से आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलेंगे और लोग अक्सर परेशान रहते हैं कि सर पढ़ रहे हैं लेकिन कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, बिकॉज आपका कोई टारगेट नहीं है। आपने कुछ एम नहीं बना के रखा है कि मुझे इस महीने इतने मैथ्स के सवाल लगाने, मुझे ये चैप्टर्स को खत्म करना है, मुझे ये अचीव करना है, कोई टारगेट्स नहीं, बस चल रहा है। तो चल रहा है तो चलता ही रहेगा, जब तक एक मजबूत मंथली प्लानिंग नहीं होगी और डेली प्लानिंग नहीं होगी तब तक आपको परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए ये सब चीजें बहुत जरूरी है भाई, प्लानिंग के साथ काम करोगे मजा आएगा। टाइम मैनेजमेंट, ये आपको ध्यान रखना है ना। जनरली लंबा पढ़ने के बजाय जनरली एक टेक्निक होती है जिसको हम यहां पे कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। 50 मिनट के बाद आप एक 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, कोई बुरी बात नहीं। लगातार लंबी सीटिंग करते हैं, बोरिंग होता है, नींद आती है, थोड़ा सा एक्टिव होते रहेंगे, घूमते फिरते रहेंगे, तो आपको रेस्ट 5 मिनट का ले लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। सुबह के समय का सबसे ज्यादा फायदा उठाएं, क्योंकि सुबह आपका दिमाग बहुत फ्रेश होता है, एक्टिव होता है, उसका फायदा जरूर लें। और भाई दिन खत्म होने से पहले आपकी जिम्मेदारी जो मैंने कही कि आपके आज के टारगेट्स पूरे होने चाहिए। इसके अलावा अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान दें। नेगेटिव, पहली तो डिस्ट्रैक्शंस, रील, सोशल मीडिया, और दूसरा नकारात्मक माहौल, नकारात्मक लोग, नकारात्मक बातों से दूर रहें। जितनी हमारे आसपास पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगी उतना हमारी स्टडी में इंप्रूवमेंट आएगा। जितनी नेगेटिव चीजों के बीच में हम रहेंगे उतना हम और अंदर ही अंदर मतलब घुटते जाता है, फिर इंसान डीमोटिवेशन आता है, नेगेटिव चीजें दिमाग में आती है और वो आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, शांत दिमाग, रिलैक्स माइंड, खुश मिजाज रहना है और रिलैक्स माइंड के साथ आपको पढ़ाई करना है, तभी रिजल्ट मिलेगा, तभी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। परेशान होकर, प्रेशर लेकर, टेंशन लेकर, तनाव लेकर आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। और जनरली हम माहौल में रहते हैं तो असर पड़ता है, फर्क पड़ता है। इसलिए हमें थोड़ा सा समझना है कि हमारी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो। इसलिए थोड़ा एक्सरसाइज भी करो, फिजिकल हेल्थ पर भी ध्यान दो, थोड़ा सा वॉक, रनिंग, एक्सरसाइज जो भी है, अपनी डाइटिंग अच्छी करो, नींद अच्छी लो,
इन सब चीजों का आप ध्यान रखोगे। ये सब चीजें पढ़ाई पर बहुत इफेक्ट डालती हैं, अगर इनको इग्नोर करोगे। हर चीज का बैलेंस जरूरी है भाई, फिजिकल हेल्थ का भी इंपॉर्टेंस है, मेंटल हेल्थ का भी है, शेड्यूल का भी है, पॉजिटिविटी का भी, हर चीज का अपना एक रोल है, हर चीज बैलेंस करनी है। यही तो विद्यार्थी जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज है और इसी के बाद सक्सेस मिलती है। अब जो मैनेज नहीं कर पाता है, कोई एक चीज में अति कर देता है, किसी चीज को बैलेंस नहीं कर पाता है, वो परेशान रहता है। इसलिए बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस स्टेज पर हैं। तो ये कुछ हमारी तरफ से टिप्स थी। बाकी आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि अगर आप बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो 21 जून से विनर्स के ऐप पर समर्पण बैच स्टार्ट हो रहा है, जो ऑल इन वन एग्जाम है। हर परीक्षा की तैयारी एसएससी की आपकी इससे हो जाएगी, आप इसको कर सकते हो, ठीक है। और इसकी पूरी टीम से भी हमने मिलवा दिया है कौन कौन क्या क्या पढ़ाएगा, तो इसका वीडियो आप देख लीजिएगा। और विद बुक्स वाला कोर्स भी आप ले सकते हो। और जून महोत्सव के अपने अलग फायदे, इस महीने में आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई कोर्स लेते हो तो आपको बहुत सारे गिफ्ट्स जीतने का मौका है, ठीक है। बाकी हमने बहुत सारी ई बुक्स, बहुत सारी प्रैक्टिस बुक्स, ई बुक्स 11-11 रुपए में आपको चीजें मिलेंगी। आप अगर अलग से चाहें तो मेरा मैथ्स का कोर्स भी ले सकते हैं, किताबें भी हमारी ले सकते हो, रीजनिंग के साथ भी कोर्स ले सकते हो, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज भी आप ले सकते हो। तो ये सब चीजें आपको विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर मिल जाएंगी। किताबों के लिए हमारी विनर्स पब्लिकेशंस ऐप है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता था, इसलिए शॉर्ट एंड क्रिस्प बातें मैंने की है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि और ज्यादा डिटेल या और ज्यादा गहराई से बातें की जाएं तो आप कमेंट करके बताइएगा। अगले वीडियो में और डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन इतनी बातें भी मान लोगे तो आपकी पढ़ाई में बहुत फर्क आ जाएगा और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इससे मिलेंगे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप आखिरी तक आए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो। थैंक यू, जय हिंद।